बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पंजाब की गुड गवर्नेंस पे, जहाँ पर डॉक्टर्स की बरतरफी के बाद अब उन पर पर्चे काटे जा रहे हैं। स्मार्ट रेडी प्रोजेक्ट में कौमी ख़जाना कैसे लूटा गया उस पर भी बात करेंगे। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड के इस्तेमाल का जो मंसूबा बनाया वो क्या है ये भी आपको बताएंगे। एहतजाज रोकने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ का जो रुझान है उसका खौफनाक नतीजा सामने आया है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और 9 मई के मुकदमात का सुप्रीम कोर्ट में क्या बना, इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। मगर सबसे पहले सदर मुमलिकत का जिक्र हो जाए, जिन्होंने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे की एक झलक दिखा दी है। नाज़रीन, इसी हवाले से आपको एक अंदर की ख़बर भी बताएंगे, लेकिन पहले बाहर की ख़बर सुन लें, फिर अंदर की ख़बर आपको बता देता हूँ। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान सदर ज़रदारी का खिताब तो ऑब्वियसली उसने क्या तवज्जो हासिल करनी थी, मगर जैसे ही उनकी तकरीर के मंदरजात सामने आए उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इक़्तिदार के ऐवानों में सब अच्छा नहीं है। अपने खिताब में सदर मुमलिकत ने हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके सदर की हैसियत से मेरा आइनी फ़र्ज़ है और मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी ज़ाती ज़िम्मेदारी है कि मैं ऐवान और हुकूमत को ख़बरदार करूं कि आपकी कुछ यकतरफ़ा पॉलिसियाँ वफाक पे शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। हैरत की बात है और दाद देनी पड़ती है सदर ज़रदारी साहब को कि उनको इस सारे अरसे के दौरान इन नहरों के अलावा किसी और चीज़ पर उनकी नज़र करम नहीं पड़ी कि जिस पर वो हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते। कुछ नहीं नज़र आया उनको घरों से उठाए जाना, उनको आयन कानून दस्तूर की पामाली होना, बल्कि ख़ुद वो तो उसके हिस्सेदार थे, बाकायदा ख़ुद साइन किए उन्होंने। खैर चलिए छोड़िए। सदर मुमलिकत ने कहा कि वफाक जो है वो इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद हुकूमत का दरियाए सिंध के निज़ाम से मज़ीद नहरें निकालने के यकतरफ़ा फ़ैसले की बतौर सदर मैं हमायत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं इस हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मौजूदा तजवीज़ को तरक करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करें ताकि वफाक की इकाइयों के दरमियान मुत्तफ़िक़ा इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। अब इससे पता चलता है कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामलात पर बज़ाहिर पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हट रही। अच्छा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बजट में वोट ना देने की जो बात कर रहे हैं उसमें किस हद तक सच्चाई है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि अगर पीपल्स पार्टी ने इस पर समझौता कर लिया तो अंदरूनी सिंध जो उनकी थोड़ी बहुत हमायत बाकी रह गई है वो भी बरकरार नहीं रह सकेगी। अगरचे हुक्मरानों का मौक़िफ़ है कि नहरें दरियाए सिंध से नहीं बल्कि दरियाए सतलुज से निकाली जाएंगी, मगर पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ मानने को तैयार नहीं है, जिससे मामला बहुत सीरियस हो गया। अब देखना यह है कि कौन सा फरीक अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता है, पीपल्स पार्टी या हुकूमत। मुखबरी नाज़रीन इसमें यह है कि इस तकरीर से 1 घंटा पहले बड़े लोगों को पता लग गया था कि ज़रदारी साहब ये करने जा रहे हैं, तो उसमें ज़रा जो अल्फाज का चुनाव था वो भी ज़रा ज़्यादा ही हार्श था। तो फिर उनको बताया गया कि आप ये तकरीर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी और मुल्क के लिए भी। तो ज़ाहिर है सदर ज़रदारी साहब जो है वो एक बेलौस किस्म के सदर हैं, उनको इस बात की तो कोई फ़िक्र नहीं थी कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वो तो मुल्क के लिए सोचते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते ही हैं, कभी भी उन्होंने अपने लिए तो सोचा ही नहीं सारी ज़िंदगी, उन्होंने सोचा ही मुल्क के लिए। तो उनको जब मुल्क का बताया गया तो उन्होंने फिर अल्फाज को ज़रा नरम किया और उस तकरीर में तब्दीली की गई है। और तकरीर में तब्दीली के बाद भी दबाव बरकरार था कि आप इस बात का ज़िक्र ही ना करें, लेकिन उन्होंने फिर वही रोना रोया कि जनाब हमारा वोट बैंक है वहाँ पे, हम अपने इस मौक़िफ़ से पीछे इससे ज़्यादा नहीं हट सकते। और आने वाले दिनों में ये तो तकरीर तक की बात थी ना, आने वाले दिनों में गुमान ये है कि पीपल्स पार्टी इस पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में स्टैंड लेगी। तो नाज़रीन, मैं ये गौर कर रहा था कि पीपल्स पार्टी कम अज़ कम नून लीग से तो बेहतर खेल गई है।
कहीं ना कहीं तो चलें, थोड़ा बहुत ही सही, अद्धा पचद्दा ही सही, स्टैंड तो लिया ना। तो जरदारी साहब इस मामले में खासे घाक खिलाड़ी हैं। उन्होंने कुछ लम्हे के लिए, कुछ सेंटीमीटर्स का ही स्टांस सही लिया। अच्छा नाज़रीन, मौजूदा मैडम वज़ीर आला पंजाब के दौरा मेयो हॉस्पिटल और वहाँ फिल्मी स्टाइल में दिए गए अहकामात ने मामला बहुत ख़राब कर दिया। मेयो हॉस्पिटल के MS को जिस तौहीन अमेज़ अंदाज में बरतरफ किया गया, उस पर डॉक्टर्स में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। और ये गम गुस्से की जो लहर है वो सरकारी डॉक्टर्स तक महदूद नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी इससे मुतासर नज़र आते हैं, हर्ट हुए हैं। पहली बात तो ये है कि जिस MS को मरियम नवाज़ ने कैमरों के सामने बरतरफ करने का हुक्म दिया था, वो आपने सुन ही लिया कि वो MS साहब 3 हफ्ते पहले हॉस्पिटल से में अद्वियात की अदम फरामी पर एहतजाजन अपना इस्तीफ़ा पेश कर चुके, जिसे मंजूर नहीं किया गया। वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम इस बात से पूरी तरह आगाह थे, मगर जब चीफ जस्टिस मिनिस्टर साहिबा जलाल में थी तो किसी ने बोलना मुनासिब नहीं समझा। ग़ालिबन वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत इस बात से बखूबी आगाह थे, मैं गलती से वज़ीर तालीम कह गया। अच्छा, जब वो जलाल में आई तो फिर उन्होंने किसी ने करीब खड़े होकर बोलना भी मुनासिब नहीं समझा, जो कि कम से कम उनका फ़र्ज़ बनता था। मगर अब इस बरतरफी पर हेल्थ कम्युनिटी ख़ुसूसन डॉक्टर्स में सख्त तशवीश पाई जा रही है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी इस मामले पर इजलास कर रही है। डॉक्टर्स के अंदरूनी सर्कल में वज़ीर आला के इस तौहीन अमेज़ रवैये पे बहुत सख्त रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। ऐसे ही एक डॉक्टर शहरयार ख़ान भी हैं जिन्होंने एक वीडियो पैगाम में वज़ीर आला के इक़दाम पर किसी और पर नहीं, डॉक्टर्स पर गुस्से का इज़हार किया। और लंदन से भी एक डॉक्टर ने बहुत गुस्से में एक वीडियो पैगाम दिया है, जो ग़ालिबन यंग डॉक्टर्स के लीडर्स रह चुके होंगे। इस वीडियो में इन दोनों डॉक्टर्स का कहना था कि वज़ीर आला जो है एक उस्तानी की तरह ट्रीट कर रही हैं। उन्होंने तमाम डॉक्टर्स से कहा है कि अगर वो मिलकर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे तो एक एक करके सबकी बारी आएगी। और इस वीडियो पर डॉक्टर शहरयार के ख़िलाफ़ पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक सिंगल वर्ड नाज़रीन मुझे आप निकाल के दिखा दें जो किसी की तौहीन में, जो किसी की आहानत का पहलू निकलता हो डॉक्टर शहरयार के बयान में, लेकिन उन पर पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे के मुद्दई जो बने हैं वो 2 पुलिस एहलकार बने हैं, जिनका कहना यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर डॉक्टर शहरयार का बयान सुना है जिसमें वो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी तरफ हकीकत यह है नाज़रीन कि IG पंजाब 6 माह कबल ये हुक्म जारी कर चुके हैं कि कोई पुलिस अफसर और एहलकार जो है वो दौरान ड्यूटी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा करने पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब मुकदमा दर्ज करने के अलावा डॉक्टर शहरयार ख़ान के भक्कर में वाक़े ब्रिगेडियर शफीक ट्रस्ट हॉस्पिटल को भी सील कर दिया गया है, इंतहाई बेरहमी के साथ। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर रमीज़ साहब ने बताया है कि हस्पताल में मरीज़ों के ऑपरेशन हो रहे थे और इस दौरान ही हस्पताल को कोई दहशतगर्दी का अड्डा समझ के इस अंदाज में सील कर दिया गया है। जिन मरीज़ों का ऑपरेशन जारी था उनके लिए अद्वियात बाहर से मंगवाना पड़ी। ये हालत हो गई है नाज़रीन पंजाब की, जहाँ किसी भी तरह की तनकीदी आवाज़ जो है वो रत्ती बराबर भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। नाज़रीन, मेयो हॉस्पिटल से एक और तशवीशनाक खबर है कि जहां चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन के रिएक्शन से 18 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। इनमें से 2 मरीज़ जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं, जबकि 4 को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये मामला अमले की गफलत की वजह से पेश आया, लेकिन साथ ही मुतल्लिका इंजेक्शन के बैच को जब्त करके उसे टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के लिए भेज दिया गया। अब नाज़रीन समझ नहीं आ रहा कि अगर गफलत अमले की थी तो इंजेक्शन के बैच को क्यों चेक किया जा रहा है। इस वाक़े ने भी मेयो हॉस्पिटल में अद्वियात के मामले को हाईलाइट किया है। ज़राए के मुताबिक नाज़रीन मेयो हॉस्पिटल को अद्वियात फराम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट ना होने की वजह से सप्लाई रोक रखी है, जिससे हस्पताल के अक्सर शोबों में अद्वियात की शदीद कमी वाक़ है और वहाँ पर एक बहरानी कैफियत है। लेकिन पंजाब में गुड गवर्नेंस की बात हो रही है तो यहाँ आपको रोज़नामा डॉन की रिपोर्ट का हवाला देता चलूँ। ये मेरी खबर नहीं है, ये डॉन की खबर है कि हुकूमत पंजाब ने स्मार्ट रेडी प्रोजेक्ट शुरू किया।
इस डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के पहले फेज़ में 15 करोड़ रुपए की लागत से 1000 रेडियों के मंसूबे में सरकारी ख़जाने को 5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और ये रकम मनपसंद अफराद की जेब में चली गई है। इस मंसूबे के मुताबिक बिडिंग में जिस कंपनी ने सबसे सस्ती यानी 98,000 रुपये में रेडी तैयार करने का कहा, उसे बिडिंग प्रोसेस से ही निकाल दिया गया, उसको शामिल ही नहीं किया गया और उसकी जगह 1.5 लाख रुपए में रेडी देने वाली कंपनी को ठेका दे दिया गया। उसके लिए कोई बहाना भी तराश लिया गया होगा या आइंदा बहाना तराश लिया जाएगा। अच्छा, मामला यही ख़त्म नहीं हुआ। 1.5 लाख रुपए में रेडी तैयार करने का ठेका हासिल करने वाली कंपनी ने क्या किया कि 98,000 रुपए में, जिसको शामिल नहीं किया गया था, 98,000 रुपए में रेडी तैयार करने वाली बिड देने वाली कंपनी से रब्ता किया और उससे कहा कि यार तुमने बिडिंग की थी 98,000 की, 98,000 की सानू दे दे। तो उससे 98,000 रुपए में 1,000 रेडियां उसी कंपनी से बनवा के सरकार को दे दी। इत्थे रख, इसे कहते हैं फनकारी। यूं सिर्फ मिली भगत और कागजी कार्रवाई से इस कंपनी ने 5 करोड़ रुपए जेब में डाल लिए। बात यहां पर भी ख़त्म नहीं हुई। हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो बिल्कुल मुफ्त रेडी फराहम करेगी, मगर रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफराद को रेडियां दी गई उनका कहना है कि उनसे रेडी के एवज 10,000 से 25,000 रुपये वसूल किए गए और साथ ही पुरानी रेडियां भी वापस ले ली उनसे। ये है पंजाब हुकूमत के कारनामे, ये है उनकी गुड गवर्नेंस, जिसके लिए 60-60 सफ़हात के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। भला कैसे हो सकता है कि भतीजी की शानदार कारकर्दगी का जिक्र हो और चचा के कारनामों पर बात ना की जाए, जिनके अहद में खाने पीने की जो बुनियादी अशिया की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। चंद माह कबल 130 रुपये किलो मिलने वाली चीनी अब माशाल्लाह 170-180 रुपये में मिल रही है। रमज़ान शुरू होते ही चिकन की कीमतें अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ गए। इतना महंगा जो चिकन है शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में 700 से 800 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है इस वक्त। चाचू भी गुड गवर्नेंस पे यकीन रखते हैं, इसलिए यहाँ उनकी आला कारकर्दगी का जिक्र ना किया जाए तो भी ज़्यादती होगी। इस्लामाबाद में चंद रोज़ के अंदर जिंदा मुर्गी की कीमत 380 रुपये से 480 रुपये फ़ी किलो हो गई। चाचू की हुकूमत ने इसका फौरी नोटिस लिया, जिसके बाद जिंदा मुर्गी की रिटेल कीमत में 20 रुपये कमी की गई, जिसके बाद ये 480 से कम होके 460 हो गई। यानी 380 से जंप करके 480 पहले लेके गए, फिर उसमें 20 रुपये कमी की गई और हातम ताई की लात पे मार के इसको 460 रुपये कर दिया गया। अब पता नहीं आजकल ये कुछ दिन, और फिर बैनर भी लगा दिए गए। फिर शहबाज शरीफ साहब के वहाँ पे स्टैंडीज़ लगाई गई कि ये कारनामा 20 रुपये का जो सर अंजाम दिया है ये शहबाज शरीफ साहब का कारनामा। ये नहीं बताया गया कि 380 से 480 करवाने में किसका कारनामा है, वो ये किसका हाथ था। किसी ने ये नहीं पूछा कि होल सेलर ने चंद रोज़ में एक मुर्गी की कीमत में 100 रुपये किलो का जो इजाफा किया है वो किस बुनियाद पे किया था। अच्छा, वज़ीर आज़म के इस इक़दाम के बाद होल सेलर ने नाजायज़ तौर पे जो 100 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया उसमें से 80 रुपये फ़ी किलो जायज़ करार पा गए, बाकी ठीक है। ये होती है नाज़रीन गुड गवर्नेंस, आपको समझ नहीं आती। पोल्ट्री की कीमतें बढ़ी तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होता है, ये सब आप जानते ही हैं। अच्छा नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के हवाले से मारूफ इक़्तिसादी रिपोर्टर जिनकी मैं बहुत ही इज़्ज़त करता हूँ, जिनकी रिपोर्टिंग हमेशा शक व शुबे से बालातर होती है, क्रेडिबल होती है सबसे ज़्यादा, वो है शहबाज राना साहब। उन्होंने ख़बर दी है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने मलक रियाज की तरफ से अदालत में जमा कराए गए 190 मिलियन पाउंड जो 54 अरब रुपये बनते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब पता नहीं, अब ये तो हराम के पैसे थे ये हलाल के कैसे हो गए, और पता नहीं जायज़ है कि नहीं, किसी से फतवा ले लेना चाहिए। बहरहाल इस रकम से अब दानिश स्कूल्स के साथ दानिश यूनिवर्सिटी भी बनेगी। मगर मेरे दिल में पता नहीं क्यों है सवाल उठ रहा है कि 190 मिलियन पाउंड तो इमरान खान ने खुर्द बुर्द नहीं कर लिए थे। आपको याद होगा, कहा तो यही जाता था कि इमरान खान ने खुर्द बुर्द कर लिए। ये कहाँ पड़े होते हैं कि निकाल लिए और अब सरकार खर्च करेगी। इसी जुर्म में तो उन्हें 14 साल और उनकी अहलिया को 7 साल कैद का हुक्म दिया गया था। अगर 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनेगी तो इमरान खान को किस जुर्म में सज़ा दी गई थी। सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल ये है कि इंसाफ के मनसब पर बैठे हुए लोग भी
गूंगे बहरे बने हुए हैं, उनके फैसले मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। पता नहीं इन मुंसिफों को सबसे बड़ी अदालत का खौफ क्यों नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC को कायम हुए मेरा जहाँ तक ख्याल है 1.5-2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसके ज़रिए मुल्क में होने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी के कोई वाज़ेह शवाहिद सामने नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये BBC की ताज़ा रिपोर्ट है। BBC की इस रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने चंद माह कबल दावा किया था कि 4 दोस्त मुल्कों ने SIFC के तहत 27 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया है, जिसमें सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर है, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के 10-10 अरब डॉलर है और आज़रबाईजान के 2 अरब डॉलर हैं, 2, 10, 20। इनके मुताबिक CPEC की तरफ से CPEC की तरह SIFC भी पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में कामयाब हो चुकी है। ताहम जब उनसे हालिया दिनों में सरमायाकारी की तफसीलात पूछी गईं तो वो किसी एक सवाल का भी ढंग से जवाब नहीं दे सके। इससे जुड़ी एक और ख़बर भी है जिससे पता चलता है कि हर दूसरे महीने कंटेनर्स लगाकर PTI के एहतजाज के मौके पर सड़कें बंद करने के नताइज, खौफनाक नताइज सामने आ गए। डेनमार्क की मशहूर लॉजिस्टिक कंपनी मेआरसक ने पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर रखा था। वो अब पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान चली गई है, जहां उसने 2 नहीं 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया और अब पाकिस्तान में सरमायाकारी का इरादा तर्क कर दिया। अब ये कंपनी भारत में बंदरगाहों, टर्मिनल्स और लैंड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मंसूबों पे काम करेगी। ज़राए का ये कहना है कि मेआरसक कंपनी रोज़ रोज़ अपने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ से परेशान थी, जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए हर महीने 2 महीने बाद पकड़ लिए जाते थे। अब कंपनी के ज़राए का ये भी वैसे PTI पे डाल देना चाहिए कि जी वो ना एहतजाज का ऐलान करे तो ना इस तरह बैरूनी सरमायाकारी भागे, ये भी PTI पे डाल देना चाहिए। अब कंपनी के ज़राए का ये कहना है कि कंटेनर्स की पकड़ धकड़ से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अक्सर सामान समेत ही कंटेनर्स पकड़ लिए जाते हैं, जिससे कंटेनर्स के अंदर मौजूदा सामान भी ख़राब हो जाता है। मेरा ख्याल है कि कंटेनर्स की यूँ पकड़ धकड़ के बाद ही कंपनियों का हमने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि पाकिस्तान में हुकूमतें तामीर व तरक्की के हवाले से कितनी संजीदा है, जिसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली भारत जाने का फ़ैसला किया। दूसरी तरफ नाजरीन, दहशत गर्दी का शिकार मुल्कों के बारे में जारी होने वाली ताज़ा दर्जा बंदी ने भी सरमायाकारों को बुरी तरह डरा दिया। हमारे लिए भी, पूरी कौम के लिए भी, हम एज पाकिस्तानी भी हमारे लिए बहुत शर्मनाक रिपोर्ट है। और हम आज हुकूमत के बड़े बड़े जब कारनामों का ज़िक्र सुनते हैं, उनमें सबसे पहले यही सुनते हैं कि जी दहशतगर्दी के बोतल को जिन में बंद कर दिया था, जिसको इमरान खान ने निकाल लिया था, पता नहीं कहाँ से निकाला, कहाँ पे बंद कर दिया था। अब आलमी सतह पे जारी होने वाली फहरिस्त के मुताबिक बहुत शर्मनाक है, यानी बताते हुए भी यकीन करें शर्म महसूस होती है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्कों में दूसरे नंबर पे है। दुनिया भर में पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी सिर्फ ऐसे मुल्क में हो रही है जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, बुर्किना फासो। हत्ता कि अफ़गानिस्तान का नंबर जो है वो 9वें नंबर पे है, भारत का 14वें पे है और बांग्लादेश का 35वें नंबर पे है। शाम और फ़लस्तीन में भी सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर है। इन हालात में बैरूनी सरमायाकारी का ख्वाब ऑब्वियसली ख्वाब ही रहेगा। अच्छा नाज़रीन, अब चलते हैं ज़रा इंसाफ के ऐवानों की तरफ चक्कर लगा के आते हैं। चीफ़ जस्टिस याहिया आफरीदी, जिनकी हैसियत बकौल शाहिद खान अब्बासी एक चपड़ासी के बराबर है, माहिर कानून हामिद खान चीफ़ जस्टिस को एक कॉम्प्रोमाइज जज करार देते हैं। इन्हीं चीफ़ जस्टिस की अदालत में आज 9 मई के मुकदमात में ज़मानत मनसूखी का केस लगा हुआ था। उनकी इस केस की पिछली समाअत पर पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अदालत के सामने JIT की रिपोर्ट रखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए। चीफ़ जस्टिस ने फौरी तौर पर ये इस्तदा मंजूर कर ली और केस मुलतवी कर दिया। आज उस केस की समाअत शुरू हुई तो JIT की रिपोर्ट तो पेश नहीं हुई, अलबत्ता हुकूमत पंजाब ने केस में प्राइवेट प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया।
हुकूमत पंजाब ने अब 9 मई से मुतालिक तमाम मुकदमात लड़ने के लिए जुल्फ़कार नकवी को प्राइवेट प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है। ये वही जुल्फ़कार नकवी हैं जो साइफ़र केस और तोशाखाना 2 केस में हुकूमती वकील रह चुके हैं। अब ज़राए का कहना यह है कि 9 मई से मुतल्लिका 100 के करीब मुकदमात में जुल्फ़कार नकवी सरकारी वकील होंगे, जिन्हें फ़ी मुकदमा कम से कम 2 लाख रुपए फ़ीस अदा की जाएगी। यूँ उन्हें मजमूई तौर पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए बतौर फ़ीस मिलेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो जुल्फ़कार नकवी ने अदालत को बताया कि उन्हें 2 रोज़ पहले इस केस में वकील मुकर्रर किया गया है, इसलिए तैयारी के लिए उन्हें वक्त दिया जाए, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ने केस की समाअत ईद के बाद तक लंबी मोहलत दे दी, ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। और ज़राए का ये कहना है नाज़रीन के जुल्फ़कार नकवी का तकर्रर ही इसलिए हुआ है कि वो 9 मई के मुकदमात का फ़ैसला ना होने दें, सिर्फ इन केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत तक लटका के रखें, क्योंकि पंजाब हुकूमत के पास 9 मई से मुताल्लिक कोई सबूत, कोई शवाहिद मौजूद ही नहीं है। इसलिए जब तक ये केस लटके रहेंगे 9 मई के बयानिए का भरम जो है वो भी कुछ बना रहेगा। बदकिस्मती से चीफ जस्टिस इस मामले में भी जाने या अनजाने बिल्कुल खामोश हैं, बल्कि पूरा साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत ने काबीना में नाज़रीन तोसी करके वज़ीरों की फ़ौज तो भर्ती कर ली, मगर इस मामले में एक के बाद एक मसला सामने आ रहा है। पहले तो इन वज़ीरों के लिए मिनिस्टर इनक्लेव में इतने बंगले मौजूद नहीं थे जहाँ उन्हें रिहाइशगाह दी जा सकती, क्योंकि मिनिस्टर इनक्लेव में कई गैर ज़रूरी रिहाइश पजीर लोग मौजूद हैं गैर ज़रूरी सरगर्मियों के लिए। इस मामले में ख्वाजा आसिफ साहब को टास्क दिया गया कि वो ये बंगले खाली कराए। अब खबर आई है कि नए वज़रा ने पुरानी गाड़ियाँ लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है ये कि उनको भाजी नवी वजारत है, नवी गड्डी, नवा झंडा, ताही तो वजारत का मज़ा है। तो वैसे हमने अगर हलवा नहीं खाना तो वो आपने सुना ही होगा, तो फिर अगर नई गाड़ी और नहीं तो फिर वजारत का फ़ायदा क्या। जिस पर बिल आखिर ये फ़ैसला हुआ है कि पुरानी गाड़ियों का जायज़ा लेने के बाद वज़रा के लिए 1800 सीसी की 30 नई गाड़ियाँ, चमचमाती गाड़ियाँ ख़रीदी जाएंगी। काबीना के नए वज़रा के हवाले से मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात बताई है, और उनका कहना ये है कि काबीना में नए शामिल होने वाले PTI की ऐसी तैसी करने आए हैं। उनका वाहिद मकसद ये है, मगर उनकी कुव्वत ही नहीं है कि वो PTI के साथ ऐसा कुछ कर सके। सारे के सारे सिफारशी हैं। काबीना में 8-9 लोगों को भाई लोगों ने सिलेक्ट किया है, और 4-5 नवाज शरीफ के, 6-7 शहबाज शरीफ की सिफारिश पे आए हैं। अच्छा नाज़रीन, एक कल से एक चाय की प्याली में तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मसला ये है कि वो तूफ़ान बर्पा करने के लिए चाय की प्याली भी मैसर नहीं है। अगर चाय की प्याली होती तो शायद थोड़ा बहुत तूफ़ान बर्पा कर लिया जाता। वो है कि जी इमरान रियाज खान पर आवाज़ें कसे गए, झगड़ा किया गया, धक्के दिए गए बरतानिया में। नाज़रीन, मैं अब तक कम से कम 10 से 15 लोगों को, जो न्यूट्रल लोग हैं वहाँ के, जर्नलिस्ट भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, वहाँ पे उस होटल की इंतज़ामिया के भी 2 लोगों से बात हुई है। मैं आपको पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि सिरे से कोई वाक़या, एक तो होता है ना मुबालगा अमेज़ी से काम ले देना, जी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है, ये देख लें थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है, रत्ती बराबर भी, ज़र्रा बराबर भी कोई वाक़या पेश नहीं आया, ज़र्रा बराबर भी। एक तस्वीर है वो क्रॉप की गई, वहाँ पे मियाँ बीवी खड़े हैं और इमरान रियाज साहब से फरमाइश कर रहे हैं कि अपने आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है, और इमरान रियाज सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उन्होंने खिंचवा तो ली है, चले आप भी आ जाए, और वो भी आके तस्वीर खिंचवा रहे हैं हंसते खेलते। वहाँ पे इमरान रियाज को बरतानिया में किसी पीर की तरह पूजा जा रहा है, किसी पीर की तरह पूजा जा रहा है। और जहाँ पे वो यानी तकरीबन ज़ोहर के वक्त से उनको दावतनामे आना शुरू हो जाते हैं कि आज अगर आपने तो आना नहीं है इफ्तारी करने हमारे लिए, हम आपके लिए इफ्तारी ला रहे हैं। तो वो इमरान रियाज को ये झूठ बोलना पड़ता है, अपनी जगह नहीं बतानी पड़ती। वो मुख्तलिफ जगहों से वो कहते हैं नहीं मैं आज यहाँ नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ, और जहाँ जाते हैं लोग उनके हाथ चूमते हैं, लोग उनका माथा चूमते हैं इमरान रियाज का। यार कोई ख़बर बनानी है, यानी एक बंदा भी पूरे बरतानिया में अवेलेबल नहीं है जिसको किराए पे लेके इमरान रियाज की तौहीन करवाई जा
जा सके। ये एक्चुअल है। तो बगैर कि और जिस शख्स ने बेशर्मी के साथ ये खबर इस खबर को खबर बनाने की कोशिश की है, इस बात को जो बात है ही नहीं है सिरे से, वो उसके बारे में मैं क्या कहूँ सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और जिस दर से वो मांग रहा है उस दर से उसको कभी कुछ न कुछ खैरात मिल जाए। अच्छा नाजरीन, और आखिर में नाजरीन कुछ जिक्र हो जाए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो अल्टीमेटली हिंदुस्तान ने जीत ली है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेज़बान था, मगर इख्तितामी तकरीब में स्टेज पर पीसीबी के किसी ओहदेदार और ना ही कोई उनका चेयरमैन मौजूद था। इंतहाई अफसोसनाक मंज़र था, ये इंतहाई अफसोसनाक मंज़र था नाज़रीन। पाकिस्तान की 29 साल बाद किसी इंटरनेशनल इवेंट की पाकिस्तान को मेज़बानी मिली थी, जिसका इख्तिताम इस तरह हुआ कि मेज़बान होते हुए भी पाकिस्तानी बोर्ड को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया। आईसीसी के सदर जे शाह, जिनका ताल्लुक़ भारत से है, उन्होंने इनामात तकसीम किए और पीसीबी के सीईओ भी स्टेडियम में मौजूद थे। किसी ने उन्हें स्टेज पर बुलाना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। टूर्नामेंट का मेज़बान तो पाकिस्तान था, फिर इंतज़ामी इख्तियारात किसके हाथ में थे कुछ समझ नहीं आया। ज़राए का कहना यह है कि इंडियन बोर्ड की मैनेजमेंट ने ये शर्त रखी थी कि उन्हें स्टेज पर पीसीबी का कोई ओहदेदार कबूल नहीं है, जिस पर आईसीसी ने, जिसका सदर भी एक इंडियन जे शाह है, उसने फ़ाइनल तकरीब से पाकिस्तानियों को दूर रखा। ये पीसीबी नहीं, बस ये कौम पाकिस्तान की भी तौहीन है। मगर इस तौहीन पर मोहसिन नकवी साहब का बराह रास्त तो अभी तक कोई बयान नहीं आया। अलबत्ता एक ऑफिशियल शायद कोई बयान जारी किया गया है कि जी मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे इनवाइटेड थे। हमारा अब टूर्नामेंट, हम मेज़बान, चलें हम फाइनल में नहीं थे, हम शुरू में फ़ारग हो गए थे, लेकिन हम मेज़बान थे और हमारे अगर एक बंदे को भी बुलाया गया था और वो नहीं गया तो ये भी हमारे लिए शर्म की बात है नाजरीन। अब क्या कहा जाए। असद अब्बास के लफ्ज़ों में अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। अपने दुश्मन के तकब्बुर को झुकाना चाहिए, अपने दुश्मन के तकब्बुर को झुकाना चाहिए। जैसे भी हालात हों बस मुस्कुराना चाहिए, जैसे भी हालात हों बस मुस्कुराना चाहिए। आज मैं तन्हा सरे मक्तल खड़ा हूँ इसलिए, आज मैं तन्हा सरे मक्तल खड़ा हूँ इसलिए, दे के यारों को सदाएं आज़माना चाहिए, दे के यारों को सदाएं आज़माना चाहिए। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।